नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नजर आते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर फर्रुखाबाद नई बस्ती में बुधवार को दोपहर दालमोट कारखाने में भीषण आग लग गई है, जिससे भगदड़ मच गई। वहीं आग से लगभग 25 लाख का माल जलकर राख हो गया है। 2 घंटे बाद पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि शहर कोतवाली के मोहल्ला नई निवासी पूर्व मंत्री के पड़ोस में एक दालमोट के कारखाने में आग लगी और उसी कारखाने में ही कारखाने का मालिक अपने परिवार के साथ रहता था। वहीं दोपहर लगभग 12 बजे अचानक आग लग गई, जिसे देखकर ग्रामीणों में भगदड़ मच गई है। वहीं आग की चपेट में आने से 100 पीपा घी, 150 बोरी बेसन, 150 पीपा रिफाइंड और 400 किलो मसाला जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है। और बताना चाहेंगे कि इसमें लगभग 25 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। दमकल काफी देर बाद मौके पर पहुंची, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कैसे लगी इसमें? ये लाइट चली गई थी, काम चल रहा था, लाइट आई तो उसने स्विच ऑन किया, उसमें गैस बन गई, वो एकदम से आग पकड़ गई। अच्छा, अंदर कोई इंसान? कुछ नहीं, अंदर कोई नहीं है। कोई मतलब ऐसा तेली पदार्थ, कोई घी वगैरह कुछ था? घी तो है। लगभग कितना? 50-60 टीन करीबन है, 60 टीन घी है। लगभग आपका नुकसान कितना हो गया? लगभग 20 लाख रुपए नुकसान है। अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई? नहीं, कोई दूसरा गाड़ी नहीं है। हो गया लगभग 2 घंटे हो गए साहब। हाँ, 12 बजे, 12:15 बजे आग लग गई थी। अभी तक सूचना नहीं आएगा? अभी तो साहब नहीं, कोई सूचना सबके कोई नहीं आई। लगभग सारे मोहल्ले ने सूचना की है। कोई मौके पे आला अधिकारी पहुंचा है? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं है। के अंदर माल बनता है तो भट्टी जल रही थी, भट्टी में कहीं भट्टी जैसे ही निकली तो वहाँ पे होता रहा, आग होती है, उससे पकड़ी आ गई तो लोग बाहर निकले जो अंदर कर्मचारी थे। उसके बाद आग पीपा है, वो है दालमोट थी, कुंतलों जो हो गई। तब तक बत्ती भी, लाइट भी चली गई। लाइट चली गई उसके बाद आग ने अपना भयानक रूप ले लिया और ये मालिक है। अच्छा, तो किसी अभी कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, कोई अंदर कोई नहीं है, ना कोई हत्यात हुआ। अच्छा, और ये कारखाना किनका, क्या नाम है? ये सत्येंद्र सिंह यादव है, सत्येंद्र सिंह यादव है, इनका कारखाना है, दालमोट का कारखाना है। उसमें घी और नेताओं की अभी सिलेंडर नहीं है। अच्छा, तो लगभग कितनी देर हो गई होगी आग लगे हुए? 2 घंटे हो गए। फायर ब्रिगेड को किया है फोन से, वो बता रहे एग्जाम में है। अब ITI की बात पूछी है। अच्छा, लगभग 2 घंटे हो गए तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारी और भी बस्ती है, क्योंकि ये बस्ती है। अगर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची तो कोई अनहोनी की आशंका है? बिल्कुल है। अब लाइट चली गई, वो लाइट भी चली गई, ये भी ठीक रहा। और हवा तेज है, और जो हवा से दूसरे घरों में भी आग लग गई, दूसरे घर में आग थोड़ी बहुत फैल गई है। इसके अंदर सिलेंडर भी है, मतलब आग फैलती जा रही है? और इसका अभी ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं, प्रशासन का अभी रुक करते अगली खबर की ओर। पुन्हाना में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया और इस दौरान पुन्हाना उपमंडल अधिकारी मनीषा शर्मा भी इस मेले में मौजूद रही, जिसमें उन्होंने मेले में सभी विभागों की योजनाओं को दर्शाती और स्टॉलों का भी अवलोकन किया है। बताना चाहेंगे कि उन्होंने अधिकारियों से रूबरू होते हुए विभागीय स्तर पर प्रदत्त सेवाओं को तत्परता से सरल तरीके से योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया है। वहीं मनीषा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के माध्यम से लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं कार्यक्रम में पुन्हाना खंड के अंत्योदय मेले में 4 बेरोजगार युवाओं को फर्टिलाइजर कंपनी में रोजगार का अवसर मिला। साथ ही साथ 18 विभागों की 53 स्कीमों के लिए लगभग 400 लाभार्थी भाग लिए चुके हैं। और बताना चाहेंगे कि इस दौरान उपमंडल अधिकारी ने चारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया है। साथ ही विभागीय अधिकारियों से आगामी आयोजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई है। बताना चाहेंगे कि इस मौके पर पुन्हाना उपमंडल प्रशासन सहित 18 विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। जी मैम, जो मेला लग रहा है इसके बारे में जल्द जानकारी लेंगे, किस तरीके से ये आज यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट पुन्हाना की ब्लॉक पुन्हाना और MC पुन्हाना का मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना मेला है और इसमें हमारे टोटल बेनिफिशियरी जो हैं वो 2063 ब्लॉक के हैं और 179 MC पुन्हाना के हैं।
और अभी तक हमारे 400 के लगभग जो है बेनिफिशियरी आ चुके हैं और उम्मीद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट रहेगा हमारे बेनिफिशियरीज का। इसके अलावा यहाँ पे लाभार्थियों को 18 डिपार्टमेंट्स की 53 स्कीम्स का लाभ दिया जा रहा है और इसके लिए हमारे वेलकम डेस्क और हेल्प डेस्क और काउंसलिंग डेस्क सेटअप किए गए हैं और इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट्स के लिए पूरा अरेंजमेंट किया गया है। और इन मेलों का यही उद्देश्य है कि हमारे जो समाज में पंक्ति में जो सबसे अंतिम में खड़ा है आदमी उसको हम लाभ दे सकें और उसके लाइवलीहुड का कोई उसको सोर्स दे सकें और उसकी अपलिफ्टमेंट कर सकें। वहीं पुन्हाना में मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल एसोसिएशन कैंप का आयोजन किया गया है। बताना चाहेंगे कि इसमें 168 बच्चों ने भाग लिया। वहीं कैंप में बच्चों की मेडिकल सर्टिफिकेट और बस के पास बनाए गए और साथ ही साथ पुराने मेडिकल को रिव्यू कराया गया है। अल्मिको ने बच्चों का असेसमेंट किया और बच्चों के लिए ड्राइंग साइकिल, कानों की मशीन और व्हील चेयर आदि के लिए बच्चों का नाप भी लिया है, जिससे कि दिव्यांग बच्चों को जल्द से जल्द उनकी सुविधा के अनुसार सामान दिया जा सके। वह इस मौके पर विवो प्रधानाचार्य एसपी के साथ 500 खंडों के विशेष शिक्षक और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सब स्टाफ भी मौजूद रहे। आज किस चीज़ का कैंप लगाया जा रहा है? ये दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप है जो पूरे जिले में ब्लॉक लेवल पर लगेंगे। आज नूह जिले का पहला कैंप पुन्हाना का यहाँ पर लगा। इसमें जो स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चे हैं उनका मेडिकल किया गया। उनकी जो आवश्यकताएं होंगी जो डॉक्टर साहब ने रिकमेंड की है उनके अनुसार सरकार वो उनको यंत्र भिजवाएंगे। अभी अगले 3-4 महीनों में वो आ जाएंगे ताकि दिव्यांग बच्चों को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। अपना कितने बच्चे आपके सामने आए? आज 168 बच्चे आज के चेकअप करवाया पूरे ब्लॉक के 168 बच्चों ने। तो ऐसा बीच बीच में लगता रहता है, हर वर्ष लगता है? वार्षिक वर्ष में एक बार ये कैंप लगता है जी। और फिर बच्चों को उसके अनुसार ये जो सहायक उनकी जो आवश्यकताएं होती है उनके अनुसार सामान दिया जाता है। तो ये कब तक आता है? अभी मार्च में लगा है। हर प्रतिवर्ष मार्च में लगता है ताकि नए सेशन में सबको ये सुविधा मिल जाए। इस वर्ष का ये पहला कैंप है और अब लगातार 5 दिनों में 5 खंडों में ये कैंप हो जाएंगे। आज का कैंप श्रीमान जितेंद्र जी जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनकी अध्यक्षता में इस कैंप का आयोजन किया गया। सब बच्चे, रेड क्रॉस का स्टाफ, डॉक्टर साहब, ये जो सब लोग यहाँ पर आए उनके जलपान की, खाने की व्यवस्था ये सब इन्होंने की और आप भी यहाँ पर थे। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जो अभिभावक आए थे उनको कोई असुविधा ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है और दिव्यांग बच्चों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले इसका हम सब शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, रेड क्रॉस के कर्मचारी हैं, सब मिलकर इस लक्ष्य पे, इस मुहिम पे काम कर रहे हैं कि सब बच्चे जो दिव्यांग हैं उनको आवश्यकता अनुसार उनके जो ये यंत्र स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुन्हाना में उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बताना चाहेंगे कि पहली कक्षा से 8 तक के 29 बच्चों और कक्षा 9 से 12 तक के 13 दिव्यांग छात्र छात्राओं के व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल्स, हेयरिंग एड और इसके साथ ही कई चीजें भी दी गई हैं। और इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य, विशेष अध्यापक और प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद रहे। सर, क्या चल रहा है स्कूल में, क्या कुछ बटा हुआ है दिव्यांगों के लिए? अपने यहाँ जो खंड पुन्हाना है उसका बीआरसी कार्यालय है, तो समस्त जो पुन्हाना है उसमें जितने भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, तो उनके पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ विशेष अध्यापक हैं जो दिन प्रतिदिन स्कूलों में जाते हैं और उनके टीचर्स के साथ और सीधे सीधे बच्चों को जो शिक्षण का कार्य करते हैं।
वर्ष में एक बार हम यहाँ पर मेडिकल असेसमेंट कैंप का भी आयोजन होता है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें जिले के वरिष्ठ डॉक्टर्स, कंसल्टेंट और एलएमको कंपनी के प्रतिनिधि आते हैं जो उनका असेसमेंट करते हैं और जिन बच्चों को दिव्यांगता में सहायक उपकरण है की आवश्यकता होती है तो वो भी मुहैया कराते हैं हम लोग। जी, तो अब क्या क्या वितरित करा रही है सरकार इनके लिए? सरकार जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, जिस प्रकार की जो भी डिसेबिलिटी है, सभी प्रकार की डिसेबिलिटी में सहायक उपकरणों का वितरण कर रही है। जैसे ट्राईसाइकिल्स आई है, हमने वितरित की हैं, सीपी चेयर्स हैं और व्हील चेयर है, हियरिंग एड है। तो जो भी जिस प्रकार की जैसी भी आवश्यकता है शिक्षा विभाग उनको जो है मुहैया कराते हैं। जिसकी जिसको जरूरत है उस तक पहुंच रहा है सामान? हाँ, पहुंच रहा है और पेरेंट्स साथ आते हैं, टीचर्स साथ आते हैं। किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है आपको इस चीज में? नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि इस बारे में हमारे पेरेंट्स को और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। जी, मेरा तो यही कहना है उन सभी लोगों से, और हम इस तरह के कैंप भी आयोजित करते हैं बीच बीच में, काउंसलिंग कैंप्स, कि अभिभावक जो है दिव्यांग बच्चों को किसी भी प्रकार अतिरिक्त भार न समझें। समाज विभाग और मेरी आवाज सुनो जन कल्याण समिति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वीरांगना सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम में पिछले दिनों हेलीकॉप्टर क्रैश में सेना के सीडीएस के साथ आगरा के पृथ्वीराज सिंह भी शहीद हुए थे। समिति ने शहीद के माता पिता को कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया और संस्था के पद पर अधिकारियों ने सम्मान भी किया है। वीरांगना सम्मान समारोह में शहीद की वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम को आयोजित करने की सारी जिम्मेदारी मेरी आवाज सुनो जन कल्याण समिति की पदाधिकारी ने संभाली और कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए छोटे बच्चों ने होली के शुभ अवसर पर कृष्ण के भजनों पर नृत्य की प्रस्तुत भी की है। वहीं बताना चाहेंगे कि वहां पर बैठे सभी अतिथियों का मन उन्होंने मोह लिया। सुशीला चौहान, क्या कुछ कहना है आज मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहा। मेरा बेटा चला गया, मेरे लिए कुछ नहीं। सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हूँ, एनजीओ हमारा एक। क्या कुछ कहना है इसके कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम के लिए पहले धन्यवाद बोलना चाहूंगी मैं सोमा जी को और उनकी मेरी आवाज सुनी समिति को। और जो आज के लिए जो वीरांगना सम्मान समारोह है, तो मैं कहना चाहूंगी वीरांगना का मतलब केवल ये नहीं कि वो जाके रणभूमि में तलवार उठाकर, वीरांगनाएं जो उन्होंने जन्म दिया है वीर सपूतों को, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। वो अपने आप में खुद ही वीरांगना है। दूसरा, आज का जो दिन है महिलाओं को समर्पित है। ये महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप को, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सबने अपना पूर्ण योगदान दिया है और अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो पूर्ण रूप से सफल हुई उनको आज जो अपना दिन सेलिब्रेट करने का दिन है। तो मैं चाहूंगी वो अपने कर्तव्य तो हमेशा से निभाती रही है, लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हों और अपने अधिकार जाना। सोहन सिंह चौहान। आज आप कार्यक्रम में आए हैं, आपको बुलाया है, तो आपका क्या कहना है कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है आपकी? हमें जो सम्मान मिल रहा है बेटे के उन सम्मान को सिंह चौहान शहीद हमें जो सम्मान मिल रहा है कार्यक्रम में मिल रहा है। ऐसे जो है हम जिसको जानता है शहीद, आप देश के लिए शहीद हो गए, कैसा लगता है? गर्व महसूस होता है? तकलीफ के साथ बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है। अभी तो अभी कोई बात आई हुई है, अभी आगे करने उनको जो अभी करने गए क्योंकि अभी तक कोई वादे हुए नहीं। वहीं जालौर जिले के दारठ गांव में पक्षी प्रेमी युवक ने मिलकर सोशल मीडिया पर पक्षी घोंसला मुहिम चलाकर करीबन 5 लाख के आसपास धन इकट्ठा करके इस मुहिम को सफल बनाने का
अंजाम दिया है। बताना चाहेंगे कि बुधवार के मन्नतों के साथ ही मुख्य अतिथि प्रधान और अध्यक्षता के तौर पर सरपंच और समस्त युवा मंडल सहित ग्रामीणों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया। इस दौरान ये बताया गया कि इस मुहिम के माध्यम से मुकबधिर पक्षियों को आंधी तूफान, गर्मी, बरसात और सर्दी में रहने के लिए सहारा मिलेगा। इस पक्षी घर में करीब 1500 पक्षी रह सकेंगे और इस तरह के कार्यों को करने के लिए प्रधान और सरपंच ने युवा मंडल की काफी सराहना की और इस अवसर पर काफी लोग मौजूद भी रहे। वहीं रीवा के इंजीनियरिंग कॉलोनी में बीती रात एक शासकीय आवास में 4 अज्ञात बदमाशों ने घर में अकेली महिला को बंदूक की नोक में बंधक बनाकर सोने चांदी के आभूषण सहित 1 लाख की लूट को अंजाम दिया। महिला की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। दरअसल इंजीनियरिंग कॉलोनी निवासी आर.के. मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाते हुए 4 अज्ञात बदमाश शाम को पहुंचे और घर में अकेली महिला को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया, जिसके बाद उनके पहने हुए जेवरात सहित अलमारी में रखे हुए सोने चांदी के आभूषण और करीब 1 लाख रुपए लेकर भाग निकले। वहीं महिला की माने तो युवकों ने जान से मारने की धमकी दी थी और बताना चाहेंगे कि एक कर पहने हुए उन्होंने सारे जेवरात भी निकलवा लिए। करीब 5 तोला जेवर और 1 लाख रुपए कैश जो इलाज के लिए रखे गए थे वो भी ले गए। इस दौरान बदमाशों ने महिला का मोबाइल भी छीन लिया था और सारे दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। वहीं घटना की सूचना रात में भी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। डकैती पड़ी कैसे? हाँ सर, यहाँ आके वो खड़े हुए तो मैं नॉर्मल गेट खटखटाया तो मैंने गेट खोला तो बोले नंबर ले लीजिए मिश्रा जी का। तो मैं बोले भैया देती हुई रटा नहीं है मेरे को। तो मैं जैसे पहले ले गई तो अंदर आ गया। तो मैं बोले अंदर कैसे आ रहे हो तुम? तो बोला हमें आपसे बात करनी है। हमने कहा तो आपसे कोई बात नहीं करनी, हम तो जानते नहीं आप हैं कौन। फिर वो मेरे को पिस्टल लगा के अंदर चला गया। अंदर बैठा के उसने अलमारी की चाबी ली, पूरा जेवर ले लिया और फिर धमकाते हुए अगर आपने रिपोर्ट की तो आपके बेटे को मार डालेंगे। कितने जेवर और कैश ले गए? सर 4-5 तोला सोना होगा और चांदी ज्यादा है, 1-8 लाख रुपए कैश होगा। जेवर तो नहीं थे? हाँ नहीं, वो अलमारियों का भी ले गए हैं, खुली डली है अलमारियां पूरी। आपने बताया कि कान की झुमकी भी उतरवा रहे थे आप? हाँ कान के उतारवा रहे थे तो कान के में नहीं उतारी कि अब तो गोली मार उसके बाद ले जा, वो भी लेगा आप तो। कितने लोग थे? सर 4 थे, पहले 2 घुसे फिर 2 और घुसे। पुलिस को सूचना कर दी आपने? हाँ पुलिस को सूचना कर दी। कब दी थी आपने पुलिस को? हम लोगों ने 9:30 बजे करीब गए थे थाने तो 1-1:30 बजे लौटे हम लोग FIR करवा के पूरे। लगभग कितने बजे की घटना है ये? सर 7:30 बजे से 8 बजे थी, 8-10 तक वो लोग अपने घर पे थे। पहचान हुई लोगों की? कौन लोग? नहीं सर पहचान नहीं हुए। वो मास्क भी बांधे थे और रुमाल भी बांधे थे घर से। घर पे कौन था? फिर घर पे मैं अकेली थी। पुलिस को क्या कहना है? क्या बोला पुलिस? पुलिस बोले भाई पता करेंगे, वो तो सीधी डकैती डाले हैं, बंधक बनाए थे। क्या नाम? नीलम मिश्रा। मारपीट भी की आप लोगों से? नहीं, क्योंकि नई बस्ती में बेटे का कोई था नहीं, वो स्टेशन गया था पापा को छोड़ने। तो या तो लोग जाते देखे हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ चौरा तक नहीं पहुंच पाए होंगे, रोल आ गए। डकैती का मामला है सामने, क्या पूरी घटना किस तरीके से चीजें अभी तक सामने आई? कल एक रात में सूचना मिली थी, नीलम मिश्रा जी हैं, ये घर पे अकेली थी। इनके पति जो है भोपाल के लिए रवाना हुए थे, इनका बेटा उनको छोड़ने गया था। इसी दौरान जो है 3-4 लड़के जो है इनके घर में आए थे, पहले पता वगैरह पूछ रहे थे, फिर जो है इनके घर में ज़बरदस्ती बलपूर्वक जो है उनसे चाबी वगैरह मांगा और कुछ जो है गोल्ड वगैरह कुछ नगद लूटपाट करके ले गए हैं। और अभी तक क्या चाहिए सामने? कुछ लोग चिन्हित किए गए क्या, कौन लोग थे, कुछ पहचान वगैरह? उसमें हमने मामला पंजीबद्ध किया है अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध और अभी हमारा FSL टीम, डॉग, वेब सेल सभी आए थे और उसमें जो है हम संदिग्धों से लगातार अभी पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो है कितने की चोरी हुई है, डकैती हुई है? गोल्ड वगैरह इनका मंगलसूत्र वगैरह था, कुछ अंगूठी वगैरह बता रहे हैं, कुछ सोने की चीज़ें और कुछ कैश।
और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रीवा में दलित आदिवासियों की जमीनों से की जा रही बेदखली रोकने के लिए आवारा पशुओं से किसानों की फसलों की रक्षा करने और सालों से काबिज शासकीय जमीनों पर भूमिहीन परिवारों को पट्टा देने सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर बताना चाहेंगे कि रीवा के मजदूरों और किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने पड़ाव डाला है। विभिन्न मांगों को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले किसान मजदूर संगठन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर करीब 90 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और पड़ाव डाला है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान 24 घंटे धरने पर बैठेंगे। इनका कहना है कि लगातार प्रशासन के सामने अपनी मांग रखने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए जिले के विभिन्न स्थानों से एकत्रित होकर मजदूर किसानों ने रैली निकालकर अपनी मांगों को मनवाने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। बताना चाहेंगे कि 24 घंटे बैठेंगे किसान, इनका ये साफ तौर पर कहना है। और इस दौरान प्रशासन ने ये कहा कि उनकी मांगों पर कितना विचार किया जाता है ये देखना है और उसके बाद ही आंदोलन की रूपरेखा को तय किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रीवा की धरती के लिए ये ऐतिहासिक कार्रवाई है। अभी तक नेताओं के भरोसे और नेताओं के सामने आवेदन दे देकर लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकारें उनके लिए कुछ न कुछ करेंगी। ये अतरेला से जो 80 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चले, उनकी ऐसी मांग है जो मुख्यमंत्री की अपनी घोषणाओं का पूरी तरीके से खंडन करती है। प्रशासन की कार्रवाइयाँ, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो जहाँ रह रहा है, जो भी गाँव का आदमी है, उसको उसका पट्टा दिया जाएगा। जमीन का, किसी का नहीं, रहने की जमीन का। पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं और वहाँ आज ये प्रशासन नोटिस दे रहा है खाली कराने के लिए। किस नाम पर? कि तालाब के किनारा है। रीवा शहर के अंदर कितने ऐसे तालाब थे जो तालाब आज गायब हो गए। बड़ी बड़ी मल्टी बन गई हैं, बड़े बड़े अमीरों के मकान बन गए हैं। उन तालाबों को खाली कराने की सरकार को न तो परवाह है न सरकार की चिंता है। और ये लोग गरीब लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं तो उनको बेदखल करने की बात है, जो खुद मुख्यमंत्री घोषणा का खंडन करते हुए प्रशासन कार्य। ये जो रहट के हमारे साथी हैं, वहाँ बाकायदा सरकारी रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के लिए और शमशान के लिए जमीन आरक्षित है। दबंगों ने कब्जा कर लिया उस पर। और आज गरीबों के लिए वहाँ कोई अगर मर जाता है तो उसका दाह संस्कार करना भी मुश्किल है। पिछले में एक घटना घटी, वह दाह संस्कार नहीं करने दे रहे थे। हमारे किसान सभा के नेता भैयालाल जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा हम चौराहे पर दाह संस्कार करेंगे। और जब चौराहे में दाह संस्कार की स्थिति बनी तब प्रशासन पहुंचा तो उसको खाली नहीं करा रहे। ये बगल में जेपी सीमेंट का कारखाना है। कोरोना के लॉकडाउन के समय से सैकड़ों मजदूरों को नौकरी से हटा दिया। जो नेता उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। 2 साल से वेतन नहीं दिया 500 लोगों को, तो भुखमरी की स्थिति है। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए पिछले 2 साल 4 साल से ज्ञापन दे रहे। आज पदयात्रा करके आखिरी चेतावनी देने के लिए एक रीवा के मजदूर किसान मिलकर एक गठबंधन बना रहे हम कि अब हम आए हैं इन मांगों का निराकरण कराने के लिए। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासित होकर आंदोलन कर रहे हैं और इसलिए ये जिलाधीश महोदय से आग्रह है कि उनकी सीमा में जो आता है रहवासियों के पट्टे उनके अधिकार में है। शमशान की जमीन को मुक्त कराना उनके अधिकार में है। जेपी कारखाने के मैनेजमेंट का दमन रोकना उनके अधिकार में है। ये कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार का मसला नहीं है। इसलिए आज हमें मांग कर रहे हैं कि इन मांगों का निराकरण करें। अभी 24 घंटे बैठेंगे हम और 24 घंटे के अंदर प्रशासन का रवैया क्या होगा इसके आधार पर हमारा निर्णय होगा। आगामी 28-29 तारीख को देश भर में मजदूर किसान बड़े मुद्दों को लेकर 26,000 न्यूनतम वेतन, कृषकों के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाना, इसके साथ श्रम कानून बाबत इसको आंदोलन हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान के आंदोलन के साथ
रीवा में भी उस आंदोलन को किया जाएगा। अगर प्रशासन का रवैया सकारात्मक है, हमारे आंदोलन की रूपरेखा उसी के अनुकूल चलेगी। अगर प्रशासन का रवैया नकारात्मक है तो उसका जवाब देने की हमारी तैयारी है। आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। मेरा नाम प्रमोद प्रधान है। मैं मजदूर किसानों के संगठन की ओर से प्रदेश भर के समन्वय बना रहे। वैसे मैं सीटू का हूँ और ये हमारे रामनारायण कोरडिया जी है, ये किसान सभा के अध्यक्ष हैं हमारे मध्य प्रदेश के। तो दिलेश सिंह सैनी भी है, भैयालाल त्रिपाठी किसान सभा के नेता है, सीटू और वहीं संभल में सुबह शहर के जाने माने आलिम मुफ्ती मोइनुद्दीन अशफरी का दूसरा उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया है और इस मौके पर मुफ्ती मोइनुद्दीन अशरफी की दरगाह पर बड़ी संख्या में लोग हाजिरी देने के लिए जुटे। नगर के मोहल्ला अल्लनपुरा फतेहुल्लाह सराय में हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अशरफी रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक अकीदत के साथ मनाया गया है। बताना चाहेंगे कि इस दौरान सजी महफिल का आगाज मौलाना सैयद खालिद मियां ने तिलावते कलाम में पाक से किया है और आस्ताना आलिया पर आयोजित कार्यक्रम में हजरत ने मन कबत के नजराने पेश किए, जिसके बाद चादर पोशी और गुलपोशी की गई है। कुल शरीफ के दौरान देश में अमन और शांति के लिए दुआ मांगी गई। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।